हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। माय नेम इज रोहित और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम आप सामने देख सकते हो, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली नाम ही चैप्टर का ह्यूमन आई है, तो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, उनकी क्या क्या फंक्शनिंग है, वो सब पढ़ेंगे ह्यूमन आई में। और आपका डिस्पर्शन पढ़ेंगे, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। थोड़ा सा आई के जो डिफेक्ट है और उनका करेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे प्रिज्म के थ्रू। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब थोड़ा थोड़ा सारा है, ज़्यादा ये इतना हैवी चैप्टर नहीं है मैं आपको ये बोलूँ, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक इसकी वेटेज अच्छी खासी है। तो पढ़ना तो सब कुछ ही है, बोर्ड में तो कुछ छोड़ने का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि कुछ छोड़ दो आप। छोड़ने वाली वर्ड तो डिक्शनरी से निकाल ही दो इफ यू आर गिविंग द बोर्ड एग्जाम्स, इजंट इट? तो स्टार्ट करते हैं। बातें बातें तो हम करते ही रहते हैं, बातें बातें तो बाकी सारे यूट्यूब चैनल कर ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और और क्या बताने वाला था मैं? और कुछ नहीं, बस शुरू करते हैं। अब आप अपनी कंसंट्रेशन फोकस रखो, थोड़ा सा बैठ जाओ, अगर लेट के देख रहे हो तो बैठो। और नेक्स्ट आई थिंक 1 घंटा तो लग ही जाएगा चैप्टर कंप्लीट करने में। मेरा एक्चुअली मोटिव ये है कि आपको हर चैप्टर एक वीडियो में दे दूँ। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सारे चैप्टर दिए हैं, मेटल नॉन मेटल और ये सब एसिड बेसिस, मैंने कोशिश किया एक एक वीडियो में दूं, और कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, प्रॉपर है। और भी बाकी वीडियोस बनेगी, आप क्वेश्चंस भी करेंगे प्रैक्टिस। अभी तो सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं पूरे चैप्टर के, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें। उससे क्या है कि आपको पूरा ही मतलब अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाओगे बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको बता दिया अब क्या बताना था। अब आपकी कंसंट्रेशन चाहिए मुझे पूरी फुल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। ह्यूमन आई, तो गाइस ये देख लो, ये आपका ह्यूमन आई का डायग्राम आपके सामने है। इसको देख लो, आई होप आपको दिख रहा हो। मेरी ड्राइंग तो बहुत गंदी है इसलिए मैंने ये आपको फोटो दिखा दी, ठीक है। एनीवेज फोकस करो इधर, ये डायग्राम्स को अच्छे से देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, क्या है इनकी वर्किंग, क्या है और है क्या चीज़ें। तो ये है आपकी आई। ये इसमें ये एक लेंस है, लेंस दिख रहा है ना आपका? हमारा लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है ना, वो यही है। ये जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा टेढ़ा सा है, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ थोड़ा सा टेढ़ा सा है, पर ये अपना यही है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस को बोल रहा है ये क्रिस्टलाइन लेंस। उसके बाद ये प्यूपिल है, ये आइरिस है, और ये जो बल्जिंग आउट सा ये जो है फिगर, ये जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, इसको बोल रहा है कॉर्निया। तो कॉर्निया से शुरू करते हैं। फिर ये सिलेरी मसल्स हैं, ये मसल्स हैं ब्लैक वाली, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इसने ये लेंस को पकड़ के रखा हुआ है। फिर ये स्क्लेरा है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये ऑप्टिकल नर्व है, ये बीच में जो ये जगह है इसको प्यूपिल बोलते हैं। और ये एक्यूस ह्यूमर है यहाँ पर, ये पूरा जो एक तरीके का फ्लूइड है यहाँ पर होगा पूरा, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं डिटेल में एक एक चीज, ओके। तो सबसे पहले हम कॉर्निया से शुरू करते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया क्या है? कॉर्निया आपका वही है, ये जो मैंने बताया, ये जो स्फेरिकल मेम्ब्रेन है ना, ये दिख रहा है आपको स्फेरिकल मेम्ब्रेन, ये जो मैं कर रहा हूँ पिंक, जो मैं ये कर रहा हूँ, आई होप आपको दिख पा रहा हो, ये है स्फेरिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कॉर्निया से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि व्हाट इज कॉर्निया। तो कॉर्निया जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बोला ये है, ये जो मैं कर रहा हूँ, चलो ब्लू कलर से, इस पे ना एक्चुअली कलर चल नहीं रहा है आपका इस शीट पे, तो मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। ये है कॉर्निया, समझ गए होंगे वैसे आप ये। हाँ अब चल रहा है, ये ब्लू कलर चल रहा है, ये है ये कॉर्निया, इधर रखा ना कॉर्निया। तो ये स्फेरिकल मेम्ब्रेन एक कॉर्निया है, और ये एकदम फ्रंट ऑफ आई के है, ये आई के फ्रंट में है ये कॉर्निया। और ये यहाँ से लाइट घुसती है आईज में थ्रू, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू। और इसमें जितना भी जो रिफ्रैक्शन पार्ट जो होता है जब लाइट एंटर करती है हमारी आई में, वो इसी आउटर पार्ट में होता है, कॉर्निया में होता है। तो कॉर्निया की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? कॉर्निया, इट इज अ, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, इट इज अ, तो आप पढ़ो कॉर्निया की डेफिनेशन। तो कॉर्निया यहाँ से है, यहाँ से लाइट, ये जो स्फेरिकल मेम्ब्रेन है ये है बल्जिंग आउट, और यहाँ से लाइट एंटर होती है। तो ये लिखा हुआ है कॉर्निया के बारे में कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट बल्ज आउट स्फेरिकल मेम्ब्रेन। बल्ज आउट मतलब ऐसे बाहर की तरफ बल्ज हो रखा नहीं है, ये देखो ऐसे बल्जिंग आउट हो रखा है, तो ये बल्ज आउट मेम्ब्रेन है। और सारी लाइट इसी यहीं से एंटर होती है, और फिर इसके बाद ये लेंस पे जाती है जिसका नाम क्रिस्टलाइन लेंस लिखा हुआ है यहाँ पर। और जितना भी जो रिफ्रैक्शन पार्ट होता है, जैसे यहाँ ये इस आउटर पार्ट पे होता है कि यहाँ से लाइट एंटर हुई, अगर रिफ्रैक्ट होगी तो यहीं से निकल जाएगी बाहर, अगर रिफ्रैक्ट होगी तो ऐसे ऐसे रिफ्रैक्ट होती है ना। मान लो ये लाइट जा रही है तो ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन पार्ट यहीं से होता है, यहाँ से ऐसे ये लाइट एंटर हुई उसके बाद ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। तो बेसिकली कॉर्निया जो है वो एकदम
स्फेरिकल मेम्ब्रेन है आपकी, जो बज्ड आउट मेम्ब्रेन है, और लाइट एंटर करती है कॉर्निया से ही, कॉर्निया के थ्रू ही, और जितना भी रिफ्रैक्शन का जो पार्ट होता है वो आउटर सरफेस पे होता है कॉर्निया के, तो यहाँ पर जैसे ही टच करेगी फिर रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कॉर्निया। अब नेक्स्ट पार्ट, जब जैसी लाइट एंटर होगी कॉर्निया से तो कहाँ जाएगी, लेंस पे टच होगी, और लेंस हमारा एक स्टेप का मैंने बता दिया अभी पहले, ये लेंस ऐसा है, तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो लेंस जो आई में होता है, भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि लेंस आई में जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो हम देख लेते हैं क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है, ये कैसे होता है। तो देखो दूसरा पार्ट है, जैसे कॉर्निया से लाइट एंटर होगी तो कहाँ जाएगी, लेंस पे। तो ये लेंस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है ना आपका लेंस, ये दिख रहा है लेंस, ये कौन सा लेंस दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस। ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो ऑब्वियसली नेचुरल चीज है, और हमारा कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है बिल्कुल, है ना, वैसे ही तो है ये। तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्रिस्टलन लेंस जैसी कॉर्निया से यहाँ लाइट एंटर हुई तो लेंस पे पड़ी। तो लेंस क्या होता है, लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है, हमें पता चल चुका है। ये मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट होता है, सॉफ्ट जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि प्रोटीन से बनती है। बस इतना ही आपको याद रखना काफी है कि जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस होता है आई में, इट इज अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड जेली लाइक मटेरियल जो प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है, प्रोटीन से। और ये आप देखो यहाँ ठीक से डायग्राम को देखो कि जो लेंस है ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे टिका हुआ है, ये इससे, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये जो मैं कर रहा हूँ डार्क, ये इससे जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल जो है वो आपके लेंस को ऐसे पकड़ के रखती है पोजीशन में, होल्ड करके रखती है। सस्पेंसरी लिगामेंट है ये एक तरह से। तो मतलब ये सिलेरी मसल्स का एक काम, जब हम सिलेरी मसल्स पढ़ेंगे तो इसका काम ये होता है कि जो आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस जो आई का है, इसको ऐसे होल्ड करती है, पोजीशन में रखती है, और इसका कर्वेचर भी मॉडिफाई करती रहती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो लेंस के बारे में इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे ही ये लेंस पे लाइट गई तो उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है ये आइरिस। तो आइरिस पढ़ते हैं, क्या होता है आइरिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं आइरिस। तो आइरिस क्या है, आइरिस की डेफिनेशन पढ़ो, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्रागम बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, इट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। तो देखो ये है आइरिस, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये जिस पे मैं अभी ये ब्लू कर रहा हूँ, ये बेसिकली आइरिस है, आइरिस है। तो ये मस्कुलर डार्क डायफ्रागम है, कॉर्निया, ये आपका कॉर्निया ये रहा, और लेंस के बीच में ये रहा ना आइरिस। और ये प्यूपिल, प्यूपिल जो पता है कौन सा पार्ट है, प्यूपिल ये वाला पार्ट है, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये वाला पार्ट प्यूपिल है। तो ये प्यूपिल को कंट्रोल भी करता है उसके साइज को, क्यों, क्योंकि ये ब्लैक जो डंडी सी जा रही है ये आइरिस है। तो आइरिस ऐसे छोटी बड़ी कर सकती है पीपल को, कि अगर ये ऐसे आगे खिसक जाए तो पीपल, ये पीपल का इतना एरिया ना, ये पीपल, पीपल का इतना एरिया है जो ग्रीन में कर रहा हूँ, तो इस एरिया को छोटा और बड़ा करता है, इसलिए कह रहा है कि इट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। और एक और चीज जानने वाली है कि जो आइरिस का कलर होता है ना, वही हम कहते हैं ना इसकी आंखें नीली है या काली है या ब्राउन है, तो बेसिकली वो आइरिस का कलर होता है। द कलर ऑफ iris color we call the color of eye, iris color we call the color of eye। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉर्निया तो एक स्फेरिकल मेम्ब्रेन है जहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लाइट एंटर होती है और लेंस पे टच होती है। और उसके बाद आपका ये जो है ये आइरिस है, और आइरिस जो है वो ये जो पीपल है, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीपल, ये एक तरह से स्मॉल होल बोल सकते हो आप, स्मॉल होल है। और जो लाइट आती है वो इसी के थ्रू लेंस पे घुसती है अंदर आपके। ठीक है, ये देखो ना, ये कॉर्निया से लाइट गई तो प्यूपल से तो अंदर घुसेगी लेंस में, ये लेंस है, ये आपका लेंस है, समझते जाओ डायग्राम, ये आपका लेंस है, तो यहीं से तो घुसेगी ये पीपल, पीपल ये वाला एरिया है, ये छोटा। तो ये जो आइरिस है, ये जो ब्लैक मस्कुलर पार्ट है, ये छोटा और बड़ा कर देता है। मतलब अगर ये ब्लैक पार्ट ऐसे आगे खिसक गया तो पीपल का एरिया छोटा हो जाएगा, तो लाइट बड़ी और छोटी होती रहती है, उसी डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और जो आइरिस का कलर होता है, यानी ये जो ब्लैक डंडी है, इसका जो कलर है वही हम कहते हैं कि आई का कलर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पीपल के बारे में कि पीपल क्या है। चलेगा, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पीपल। तो पीपल आपको मैंने दिखा चुका हूँ, पीपल क्या लिखा हुआ है, इट इज अ स्मॉल होल, नॉट WHO होल, होल। ठीक है, इट इज अ स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच द लाइट एंटर। तो पीपल ये वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट, तो यहीं से लाइट घुसती है अंदर ये लेंस में या आई में। तो इट इज अ स्मॉल पार्ट, ये आइरिस है, ये ब्लैक वाला डायफ्रागम मसल, और ये डायफ्रागम मसल बड़ा और छोटा करता रहता है इस एरिया को, ये पीपल वाले एरिया को, अकॉर्डिंग टू द लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा मैंने, इन डिम लाइट जो ये प्यूपल है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि मसल जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, आइरिस, ये जो आइरिस की मसल है पीछे चली जाती है, तो ये बड़ा हो जाता है पीपल वाला एरिया, तो लाइट ज़्यादा अंदर घुसेगी, क्यों, क्योंकि डिम लाइट है। और सिमिलरली अगर लाइट ब्राइट होती है तो ये छोटा हो जाता है, तो फिर लाइट कम अंदर घुसेगी।
ठीक है। तो ये छोटा और बड़ा होता रहता है। जो मसल है आयरिस की, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होती रहती है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने फील किया है, सबने फील किया है कि कई बार हम अंधेरे में होते हैं, सो रहे होते हैं, और एकदम से कोई लाइट जला देता है तो हमें दिखता नहीं है ऐसे। आपने देखा होगा कि बहुत अंधेरे में हम हैं, बहुत देर से अंधेरे में, और एकदम से कोई लाइट जला देता है तो हम ऐसे आँख हम अपनी बंद करते हैं कि अरे दिख नहीं रहा कुछ, ऐसे हम करते हैं, है ना, आंखें चुंधी आ जाती है हमारी। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि ये जो प्यूपिल है, ये जो एरिया प्यूपिल, ये आपका, हम अंधेरे में होते हैं तो डिम लाइट होती है, तो ये प्यूपिल बहुत, ये जो इसका एरिया बहुत ओपन अप हो रखा होता है, और जैसी लाइट खुलती है एकदम से, तो फिर ये लाइट खुलेगी तो इसका मतलब इसका एरिया कम होगा। तो ये जो आयरिस है, ये इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो मसल को जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें टाइम लगेगा, और इसीलिए हम एकदम देख नहीं पाते। तो ये है पीपल का काम। अब दूसरा हम देख लेते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल का काम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसका बेसिकली यही काम है कि जो लेंस है, ये सिलेरी मसल, ये है ना, ये ब्लैक वाली, ये सिलेरी मसल ये है। ये जो सिलेरी मसल है, इसका बेसिकली काम है, ये जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ आई, इसको पोजीशन में होल्ड करके रखना, और दूसरा इसका एक कर्वेचर को भी मॉडिफाई करता रहता है। ठीक है। तो सिलेरी मसल में बस ये दो काम है। चलो लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो सिलेरी मसल क्या लिखा हुआ है, दे होल्ड द लेंस इन पोजिशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो ये तो दिख ही रहा है, बता भी चुका हूँ। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये सिलेरी मसल्स हैं दोनों, है ना, दोनों ये सिलेरी मसल्स हैं। और ये वाला डायफ्रागम मसल, इसको कंफ्यूज मत होना, ये आइरिस है, ये पीपल की, ये जो पीपल एरिया है इसको छोटा या बड़ा करता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ लाइट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये पीपल है, और ये सिलेरी मसल आप देख के रखते हो कैसे लेंस इस पे टिका हुआ है, एक तरह से देख सकते हो आप, होल्ड करके रखा हुआ है इसने। तो यही है सिलेरी मसल का काम। और मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ अ आई लेंस। तो कर्वेचर होता है ना आपका, आपने पढ़ा है, हम जब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें मैंने पढ़ा है कि जो लेंस होता है उसका कर्वेचर होता है, तो उस कर्वेचर को ये मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि मसल है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करेगा तो इसका कर्वेचर बड़ा या छोटा होता रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये जो आइरिस है, अगर ये आगे खिसक जाएगी तो पीपल का एरिया छोटा हो जाएगा, कर्वेचर इसका छोटा या बड़ा होता रहता है। तो बेसिकली बस सिलेरी मसल को आप इतना भी याद रखो कि दे होल्ड द पोजिशन ऑफ अ लेंस। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेटिना, ये वाला पार्ट, रेटिना। इसको देखते हैं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेटिना, रेटिना पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। वैसे तो पूरा ह्यूमन है आपको पता होना चाहिए, पर रेटिना पे अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रेटिना क्या होता है। चलिए गाइस, ये है रेटिना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आने कन्फर्म ही है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन एक दो तो रेटिना पढ़ते हैं हम। क्या है रेटिना, क्या है रेटिना, ये वाला पार्ट है, देख ही रहे हो आप, ये एरो दे रखा है रेटिना, ये वाला एरिया पूरा रेटिना है। ठीक है। तो रेटिना क्या कह रहा है क्या रेटिना, डेफिनेशन पढ़ो। इट इज द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ आई, मतलब ये लाइट सेंसिटिव एरिया है आई का, ऑन विच द इमेज इज फॉर्म। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आई में इमेज कहाँ बनी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इमेज बनती है रेटिना में, ये आपको पता होना चाहिए कि द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इन आई। अब रेटिना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रेटिना जो है उसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कोन्स नाम के। अब बोलो ये रोड्स क्या होता है, रोड एक सेल है जो कि सेंसिटिव होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की कितनी ब्राइटनेस है या कितनी डार्कनेस है उसके लिए उसको ये रिस्पॉन्ड करता है, उसके लिए सेंसिटिव होता है रोड सेल्स। और जो कॉन सेल्स होते हैं वो कलर, वो सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स कलर, सेंसिटिव टुवर्ड्स कलर। और कौन से कलर, बेसिकली प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, आरबीजी यानी रेड, आपका ब्लू और ग्रीन। तो रेटिना का काम क्या क्या है, सुन लो दोबारा। रेटिना का काम ये है, एक तो जो आई की जो इमेज है, आई पे जो इमेज जो बनती है वो रेटिना में बनती है, नंबर वन काम के। इट इज सबसे लाइट सेंसिटिव एरिया है, सरफेस है आई का। दूसरा जो इमेज है वो रेटिना में बनती है। और रेटिना के अंदर दो टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल है, एक तो रोड्स टाइप का और एक कौन सी, नाम है सेल के, रोड सेल एंड कौन सेल। तो रोड सेल जो होता है वो सेंसिटिव होता है लाइट की इंटेंसिटी, मतलब वो बताता है कि भाई कितनी इंटेंसिटी की लाइट है, भाई इंटेंसिटी ब्राइटनेस ज़्यादा है या डार्कनेस है, ये सब डिसाइड करता है या रिस्पॉन्ड करता है रोड सेल। और दूसरा टाइप का सेल है कौन सेल, जो बताता है भाई लाइट का कलर क्या है, वो सेंसिटिव होता है टुवर्ड कलर। और ज़्यादातर ये तीन कलर को पकड़ता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रख लो कि रेटिना पे जो ये दो टाइप के सेल हैं, रोड्स एंड कोन, उनमें से
रोड सेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है देन कॉन सेल। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कई बार क्वेश्चन में कि भाई रेटिना पे दो तरह के सेल होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स, तो उनमें से ज़्यादा कौन से होते हैं? तो रोड सेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है कॉन सेल से। उसके बाद ये जो रोड्स एंड कॉन सेल हैं, ये क्या करते हैं, ये सिग्नल पकड़ते हैं, बताते हैं भाई ब्रेन को। जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें पता चलता है ना कि यार इसकी ब्राइटनेस, हम पता चल जाता है देख के कि ये लाल रंग का है, पीला रंग का है या हरे रंग का है, और देख के हम बता देते हैं। और हमें ये भी पता चल जाता है कि भाई इसकी ब्राइटनेस कितनी है, डार्कनेस कितनी है। तो कैसे पता चलता है कि जैसी इमेज यहाँ बनती है रेटिना पे, तो रेटिना पे ये जो दो सेल हैं, रोड सेल और कॉन सेल, ये दोनों चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, और कॉन सेल डिसाइड कर लेता है कौन सा कलर है। उसके बाद ये रोड एंड कॉन सेल इलेक्ट्रिकल या ब्रेन को सिग्नल भेज देते हैं थ्रू किसके, ये जो ऑप्टिकल नर्व है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल नर्व, इसके थ्रू ये ब्रेन को सिग्नल भेज देते हैं। यहाँ से ब्रेन को सिग्नल चल जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रेन को सिग्नल किसके थ्रू जाता है, तो ऑप्टिकल नर्व्स को। और रोड सेल और कॉन सेल किसको भेजते हैं सिग्नल, ऑप्टिक नर्व को, और ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक ले जाता है। और फिर जैसे ही ब्रेन तक सिग्नल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हम हरा रंग देख रहे हैं या पीला रंग देख रहे हैं या लाल रंग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था रेटिना का पार्ट। दोबारा रिपीट करता हूँ, समराइज करता हूँ। रेटिना, इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ आई। लाइट का बहुत ही सेंसिटिव, लाइट के लिए बहुत ही सेंसिटिव एरिया है आई का। यहाँ पर इमेज जो भी हम देखते हैं उसकी इमेज रेटिना पे ही बनती है। और रेटिना के अंदर दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव हैं और कलर सेंसिटिव हैं। जो रोड सेल है वो इंटेंसिटी सेंसिटिव है, मतलब वो डिसाइड करते हैं कि भाई वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि कैसी, उनको पता चल जाता है वो जैसी लाइट पड़ती है तो वो सेंसिटिव होते हैं लाइट के या इंटेंसिटी को लेके। उनको पता चल जाता है कि ब्राइट लाइट है कि डार्क लाइट है या डिम लाइट है। दूसरे टाइप के सेल होते हैं कॉन सेल, और याद करने का तरीका भी कंफ्यूज मत होना, सी फॉर कॉन, सी फॉर कलर। तो कॉन सेल जो है वो कलर सेंसिटिव होता है, वो बताते हैं भाई कलर कौन सा है, प्राइमरी कलर स्पेशली वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो जो रोड एंड कॉन सेल जो है वो सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स को भेज देते हैं, और ऑप्टिकल नर्व ब्रेन तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये था काम आपका रोड्स एंड कॉन सेल का ऑन द रेटिना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका दूसरा टॉपिक, स्क्लेरा, दूसरा पार्ट। ठीक है, ओके गाइस, तो नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स तो मैं बता ही चुका हूँ। ऑप्टिक नर्व ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या करता है, ट्रांसमिट विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। तो रेटिना पे मैंने बताया इमेज बनी, और रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनका नाम है रोड्स एंड कोन्स। रोड्स जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को लेकर सेंसिटिव होता है कि लाइट डार्क है या ब्राइट है। और दूसरा सेल होता है कॉन सेल्स, वो सेंसिटिव होता है कलर को लेकर, कौन सा कलर है, स्पेशली प्राइमरी कलर आरबीजी, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये रोड सेल्स और कॉन सेल्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपको जो सिग्नल जनरेट करते हैं, रोड सेल एंड कॉन सेल, और ऑप्टिकल फाइबर को ट्रांसमिट कर देते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर ब्रेन को ट्रांसमिट कर देता है, और ब्रेन को फिर हमें बताया जाता है कि हम कौन सा कलर देख रहे हैं। तो बेसिकली ऑप्टिकल नर्व्स की डेफिनेशन ये होगी कि ट्रांसमिट विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, क्योंकि रेटिना तो ऑप्टिकल नर्व को देता है और ऑप्टिकल नर्व ब्रेन तक पहुंचा देता है। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका है स्क्लेरा। आई थिंक आपकी बुक में तो है नहीं है स्क्लेरा, पर जान लो, जो हमारी आंख के बीच में जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है ना आंख के अंदर, वो एक्चुअली ये स्क्लेरा ही है, व्हाइट वाला हिस्सा। इट इज द व्हाइट पार्ट ऑफ एन आई। जो हमारी आंख का वो है ना, वो स्क्लेरा ही होता है। तो स्क्लेरा बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है आई के चारों ओर, ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो स्क्लेरा के बारे में ये लिख सकते हो, इट इज अ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ एन आई। इट इज अ प्रोटेक्टिव, आई थिंक आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है ये, पर जान लो ये व्हाइट ऑफ द आई होता है, जो हमारी आई का व्हाइट हिस्सा है वो स्क्लेरा है। इट इज अ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ एन आई, आउटर लेयर ऑफ एन आई। इतना काफी है इसको जानने के लिए। ठीक है, और डिटेल में बता सकता हूँ कि इसके अंदर दो तरीके के कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर होते हैं। ये सब जानना इतना आई थिंक डिटेल में जरूरी नहीं है, पर इतना काफी है। ठीक है, तो स्क्लेरा के बारे में आप ये जान सकते हो, इट इज अ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ एन आई, इट इज अ व्हाइट ऑफ एन आई, एंड इट कंटेन्स कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्लेरा। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे ये जो हमने देखा था ना, ये एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर मैं आपको बताता हूँ, देखो यही बताया, तो एक्वस ह्यूमर क्या है, एक्वस ह्यूमर क्या है, देखो जान लो। एक्वस ह्यूमर ये वाला पार्ट है, ये जो मैं अभी, तो यार चलता नहीं पाया यहाँ पर, ये जो ब्लू कर रहा हूँ ना यहाँ पर, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये अपनी कोरोना है और ये कॉर्निया है और लेंस है, इसके बीच का जो एरिया है इसको एक्वस
ह्यूमर बोलते हैं। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। ये एक लिक्विड होता है जो कि हेल्प करता है कि जो रिफ्लेक्टिव लाइट है वो रेटिना तक फोकस रहे, ठीक है। और मतलब प्रेशर वगैरह भी मेंटेन करके रखता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वो भी मेंटेन करता है। तो बेसिकली एक्वस ह्यूमर की डेफिनेशन ये होगी कि इट इज बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस एंड इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड called aqueous humor which helps the refracted light to be focused on the retina। जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो रेटिना पे फोकस करने का काम ही aqueous humor करता है, ठीक है। समझ गए? तो aqueous humor क्या है, लिखूं या समझ गए? ये वाला पार्ट देखो, कॉर्निया और लेंस के बीच का ये वाला पार्ट, ये ब्लू वाला पार्ट एक्वस ह्यूमर है। और ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसका काम होता है टू फोकस द रिफ्रैक्टेड लाइट ऑन द रेटिना। तो लाइट यहाँ से कॉर्निया से पड़ी और उसके बाद जो रिफ्रैक्ट होती है तो उसको ये फोकस करके एकदम रेटिना तक पहुंचा देता है। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, इट्स मेन जॉब इज टू फोकस aqueous humor, it focuses the refracted light to रेटिना। क्योंकि रेटिना पे इमेज बनती है तो रेटिना तक जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है वो रेटिना तक पहुंचे, ये काम आपका एक्वस ह्यूमर करता है। और ये एक तरह का लिक्विड है या फ्लूइड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ठीक है। साथ साथ ये भी पढ़ते चलो। चलो नेक्स्ट में बताता हूँ इसको मैं। विट्रस ह्यूमर, ये भी एक तरह का फ्लूइड ही है। तो विट्रस ह्यूमर आसान है, देख लो ये पूरा एरिया, तो ये लेंस है आपका, ठीक है। लेंस है और रेटिना है, तो रेटिना और लेंस के बीच में जो भी एरिया है ये पूरा एरिया ये विट्रस ह्यूमर से बना होता है। तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड या जस्ट लिक्विड, नॉट ट्रांसपेरेंट। एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर ये लेंस और कॉर्निया के बीच वाला एरिया, ये वाला एक्वस ह्यूमर है और ये वाला विट्रस ह्यूमर है। तो एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, जो लाइट आ रही है कॉर्निया के थ्रू वो रिफ्रैक्ट होकर सीधे रेटिना तक पहुंचे। तो इट्स जॉब इज टू फोकस द रिफ्रैक्टेड लाइट फ्रॉम कॉर्निया टू रेटिना, ठीक है। इट्स अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। सिमिलरली विट्रस ह्यूमर क्या है, रेटिना और लेंस के बीच में, इट इज अ स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना filled with liquid, filled with liquid, ठीक है। इट इज अ स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना फिल्ड विद लिक्विड। तो ये पूरा एरिया एक लिक्विड से भरा होता है, इसका नाम है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब एक लास्ट चीज और समझ लो, ब्लाइंड स्पॉट। आई थिंक ये आपके बुक में है नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो ब्लाइंड स्पॉट। चलिए गाइस, तो अब पढ़ते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट ये डॉट है काला, ठीक है। ये एक डॉट है, ये पढ़ो उसको, डेफिनेशन पढ़ो। इट इज अ पॉइंट एट विच ऑप्टिकल नर्व लीव द आई। तो ये एक पॉइंट है जहाँ से ऑप्टिकल नर्व, ये ऑप्टिकल नर्व जा रहे हैं ना बाहर, तो ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। तो इस पॉइंट से ऑप्टिकल नर्व निकल के आपके ब्रेन की तरफ चल जाते हैं। तो इट इज अ पॉइंट एट विच ऑप्टिकल नर्व लीव द आई। तो जो भी इमेज इस पॉइंट पे बनती है ना वो ब्रेन तक नहीं पहुंचती, तो इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो जब ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो हमें दिखेगी भी नहीं, हम उसको डिकोड भी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट इज अ पॉइंट एट विच ऑप्टिकल नर्व्स लीव द आई। इस पॉइंट से ऑप्टिकल नर्व आई को छोड़ देता है और ब्रेन की तरफ निकल रहा होता है यहाँ से। तो इस पॉइंट पे जो भी इमेज बनती है वो ब्रेन तक नहीं पहुँचती, और इस पॉइंट पे कोई रोड्स और कॉन्सेल नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी तो पूरे रेटिना पे रोड्स एंड कॉन्सेल भरे पड़े, इस पॉइंट पे नहीं होते। तो इस पॉइंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक नहीं पहुँचती। तो ये था आपका अब तक का आई का पूरा स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन। आई होप मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आया तो बता देना, देख लो एक बार आई की शक्ल, एक बार वो लास्ट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी आई, सारी चीज़ें रिवाइज हो गई आपकी, ठीक है। 20-25 मिनट लिए मैंने, पर आई को ऐसा समझाया कि आपको याद रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई और समथिंग ना, वो देखते हैं। ओके, आई समझ आ गया, आई होप समझ आ गया होगा। इसको एक बार दोबारा सुन लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन का मतलब क्या है, क्या लिखा है पढ़ो। इट इज द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ आई लेंस टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है जो आई लेंस होते हैं हमारी, कॉन्वेक्स लेंस होता है इन्हें, ये भी पता होना चाहिए आपको, अभी तो पढ़ा है। तो ये अकोमोडेशन जो है वो एक एबिलिटी है या फिर प्रॉपर्टी बोल लो आई लेंस की, कि ये फोकस कर लेता है पास वाले ऑब्जेक्ट को भी और दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की आई पास वाली चीज भी देख सकती है, दूर वाली भी चीज भी देख सकती है। क्यों? क्योंकि जो फोकल लेंथ है आई लेंस का वो एडजस्ट हो जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ
आई लेंस का कौन एडजस्ट करता है? ये पढ़ाया था ना, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल जो है वो लेंस का कर्वेचर एडजस्ट कर लेती है, तो फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से ये दोनों चीजें, पास वाला भी और दूर वाला भी, दोनों को फोकस कर सकता है या दोनों को देख सकते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, तो इसीलिए एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन 25 सेंटीमीटर से अगर पास उसके कोई चीज होगी आंख के तो वो नहीं देख पाएगा, तो लेस देन 25 से। तो इसीलिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज आंख के बहुत क्लोज हम रखें ना तो हमें नहीं दिखेगा। आप करके देख लो, मान लो आप अपना पेन ही एकदम बिल्कुल पास ले जाओ आंख के, तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जो विजन है वो 25 सेंटी, आई का जो नॉर्मल विजन है, एक हेल्दी पर्सन की आई का विजन है, वो डिस्टेंट, जो सबसे पास की चीज देख सकता है वो है 25 सेंटीमीटर तक की। अगर 25 सेंटीमीटर से पास और भी क्लोज हो, यानी 23 सेंटीमीटर हो आई से या 20 सेंटीमीटर हो, तो वो हमें नहीं दिखेगी। बस 25 सेंटीमीटर तक एक हेल्दी आई देख सकती है। तो इसकी एक लिमिटेशन भी है फोकल लेंथ एडजस्ट करने की। तो ठीक है, ये अकोमोडेशन क्या है? इट्स एन एबिलिटी और अ प्रॉपर्टी ऑफ आई लेंस टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे भाई पास की तो लिमिटेशन ये है कि 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं, व्हाट अबाउट द दूर का ऑब्जेक्ट? दूर के ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी है, अगर स्पेस पूरी खाली है तो हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो ह्यूमन आई है या आई लेंस है, उसकी पास 25 से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट है, कि सबसे पास का ऑब्जेक्ट हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, और दूर का ऑब्जेक्ट, ये नियर ऑब्जेक्ट की लिमिट है, और ये डिस्टेंट यानी कि जो फार ऑब्जेक्ट है, दूर ऑब्जेक्ट है, उसकी लिमिट है इन्फिनिटी। तो अकोमोडेशन यही है आपका। एक और चीज समझ लो अकोमोडेशन में, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? तो पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब भाई हमारी आंखों के अंदर लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसकी कुछ पावर होगी। हमने पढ़ा हुआ था ना प्रीवियस चैप्टर में, लेंस की कुछ पावर होती है। तो मैक्सिमम वेरिएशन जो हम पावर की कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में होती है 4 डायप्टर, मतलब हमारी जो आंख में जो लेंस होता है उसकी पावर होती है 4 डायप्टर। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या बोलेंगे? इट इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, ताकि हम क्लियरली देख सके रेटिना पे। और जैसे जैसे हम ओल्ड होते रहते हैं तो हमारी पावर कम होती रहती है, इसलिए हम चश्मा वगैरह पहनते हैं। तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में पावर ऑफ अकोमोडेशन अगर क्वेश्चन पूछे कितनी होती है, तो 4 डायप्टर की होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, और जैसे जैसे ओल्ड होते हैं तो हमारी पावर डिक्रीज होती है, तो खैर बेसिक सी चीज है। तो समझ गए, अकोमोडेशन होता है, इट इज एबिलिटी और अ प्रॉपर्टी ऑफ आई लेंस, जो हमारी आंख के अंदर लेंस है उसकी एबिलिटी है ये, कि भाई अब वो फोकस करता रहता है अपनी फोकल लेंथ को ऊपर नीचे सिलेरी मसल की हेल्प से, जिससे कि हम पास वाला ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं, दूर वाला ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन है पास वाला ऑब्जेक्ट देखने के लिए, वो लिमिटेशन ये है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की भी एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट है कि सबसे पास का ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं और दूर का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। और पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब हमारी जो आई का जो लेंस है उसकी कितनी पावर है एक हेल्दी पर्सन की, वो होती है 4 डायमीटर, 4 डायप्टर। और जैसे जैसे एज होती है तो वो डिक्रीज भी हो सकती है। एक और चीज जान लो, कैटरैक्ट होता है ना, कैटरैक्ट, जिसको हम हिंदी में आई थिंक मोतियाबिंद बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी लेंस पे जब ऐसे व्हाइट कलर का कुछ लेयर चढ़ जाती है ना, उसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। उसको हम सर्जरी के थ्रू हटा भी सकते हैं। तो जब ये कैटरैक्ट हमारी आई लेंस पे चढ़ जाता है तो हमारी पावर डिक्रीज हो जाती है। ओल्ड एज में हम ये सब चीजें फेस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है, तो गैस डिफेक्ट है, विजन में कुछ डिफेक्ट होते हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाता है वो है ये टॉपिक। तो दो तरीके सबसे इंपॉर्टेंट है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मैं चाह रहा था दोनों को एक साथ पढ़ाऊँ, तो ऐसे लाइन खींच के बीच में दोनों का डिफ्रेंशिएट भी हो जाएगा, लेकिन चलो अलग अलग ही पढ़ा लेता हूँ। बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। तो मायोपिया नाम ही जैसे कि आप नाम में उसका लिखा हुआ है क्या बीमारी है, नियर साइटेडनेस, मतलब पास वाला तो देख लेते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, साइटेडनेस है ना, तो नियर वाला और शॉर्ट वाला तो देख पाता है जिसको मायोपिया बीमारी होती है, लेकिन दूर वाला नहीं देख पाता। तो इसका सबसे पहला तो ये कांट सी द डिस्टेंट और यू कैन से फार ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, ये नाम है इसके मायोपिया का। नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोल सकते हैं, मतलब शॉर्ट की साइटेडनेस है, मतलब शॉर्ट तक का यानी पास तक का देख पा रहा है, बस दूर वाला नहीं देख पा रहा। तो पहला ही पॉइंट ये है कि कांट सी द डिस्टेंट और फार ऑब्जेक्ट, तो दूर के ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख पा रहा। तो इसका सबसे पहले देख लो भाई रीजन क्या है, क्यों नहीं देख पा रहा, क्या कारण है। तो जो बायोलॉजिकल कारण ये है कि जो इमेज हमें पता है, हमने भी आई में पढ़ा है कि इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है। इमेज जो है
वो रेटिना पे बनती है, लेकिन मायोपिया के केस में इमेज जो है रेटिना से पहले बन जाती है। इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले इमेज बन जाती है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो फोकल लेंथ है हमारे, जो आई का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ, आई का जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ डिक्रीज ऑफ आई लेंस। और आई में कौन सा लेंस होता है ये भी पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अभी पढ़ा है ना सब कुछ। तो मायोपिया की कुछ कंडीशन ये है भाई कि पहला तो दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। उसके बाद ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इमेज जो बनती है आई में वो रेटिना पे बननी चाहिए, तो ये बनती है बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले बन जाती है रेदन ऑन रेटिना, जबकि बननी चाहिए रेटिना के ऊपर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है, हमारी आई का फोकल लेंथ है, वो डिक्रीज हो जाता है। और ये फोकल लेंथ वगैरह कौन एडजस्ट करता है? जब मैं आई का आपको डायग्राम पूरा बता रहा था तो कौन करता है ये पता होना चाहिए आपको, सिलेरी मसल्स। सारी चीजें कनेक्ट करते जाओ, कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मायोपिया का आपका खेल ये है पूरा। तो एक और चीज होती है कि इसका रीजन ये है कि हम, हमारी जो आंख है ना, आंख जो आई बॉल है वो ऐसे बड़ी लंबी हो जाती है, तो इलोंगेशन इलोंगेशन ऑफ आई बॉल्स, ये कॉज है, कॉज इलोंगेशन ऑफ आई बॉल्स। तो हमारी जब आई बॉल्स बड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें मायोपिया की डिफेक्ट हो जाता है, जिसमें कि हम सिर्फ पास के ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते। नहीं देख पाते मतलब या तो कई बार मतलब ब्लरी हो जाता है, ठीक से नहीं देख पाते। दूर की चीजें हम कहते हैं ना, दूर की चीजें नहीं देख पाते। आपने कई बच्चे स्कूल में भी देखे होंगे, स्कूल कॉलेजेस में ऐसे होते हैं जिनको दूर से ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता, वो चश्मिश होते हैं, वो आपके मायोपिक होते हैं बेचारे, वो दूर की चीजें ठीक से नहीं देख पाते। तो उनका जो चश्मा होता है, अब आते हैं हम, ये तो हो गया कि भाई डिफेक्ट क्या है। अब हम आते हैं इसकी रेमेडी क्या है, मतलब करेक्ट कैसे करेंगे। जब टॉपिक का नाम ही है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, तो करेक्शन इसका ये है, पता चल गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीजें देख सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट, जो पास की चीजें वो देख सकते हैं, लेकिन दूर जो डिस्टेंट चीजें वो नहीं देख सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना से पहले बन जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है हमारे आई लेंस का वो डिक्रीज हो जाता है। और बायोलॉजिकली क्या होता है कि हमारी जो आंख की जो बॉल है वो इलोंगेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसका इसका आपका ट्रीटमेंट क्या है, करेक्शन क्या है इसका? इसका करेक्शन ये है कि आप कॉनकेव लेंस यूज कर लो। कॉनकेव लेंस, जो हम स्पेक्ट्स पहनते हैं, चश्मे, वो कॉनकेव लेंस का होता है। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ये आपको प्रीवियसली जो चैप्टर पढ़ा है मैंने लाइट रिफ्रैक्शन में, उसमें आपको याद आना चाहिए कि कॉनकेव लेंस जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट लेंस। वो क्या करते हैं, रेस को, जो रेस को डाइवर्ज कर देते हैं। तो जब डाइवर्ज करेंगे तो हम दूर तक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख पाएंगे, बिखेर देंगे। डाइवर्ज मतलब बिखेर देना। तो कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो आपको आपकी जो रेज है उसको डाइवर्ज कर देते हैं। तो इसकी रेमेडी बोल लो या इसका करेक्शन यही है कि आप कॉनकेव लेंस पहन लो। तो बस यही है इसका, इतना ही है टॉपिक। डायग्राम से समझाऊं? चलो डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो अब इस मायोपिया को डायग्राम से समझ लो। तो पहली कंडीशन तो है नॉर्मल कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट फार फार ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, फार लाइंस जा रही है रेज लाइट की, और ये कॉन्वेक्स लेंस से डाइवर्ज हो रही है। कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, सॉरी, कन्वर्ज हो रही है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो रेज को कन्वर्ज करता है, वो कन्वर्ज करके ये पिंक रेटिना वाले पार्ट पे इमेज बन जाती है। तो हम नॉर्मली सब कुछ देख पाते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट भी। सिमिलरली जब मायोपिया हो जाता है आपको, यानी दूर का दिखना बंद हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे लाइट रेज जाती है और आपकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है। जब फोकल लेंथ आपका डिक्रीज हो जाता है तो इमेज आपकी कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद पहले ही बन जाती है रेटिना से। यहाँ रेटिना है, हमने अभी बोला कि मायोपिया में पीछे पढ़ाया कि फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो फोकल लेंथ जब कम हो गई आपकी, तो उसके बाद आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस के बाद जो रेज कन्वर्ज होगी वो पहले ही कन्वर्ज हो गई रेटिना से। देखो कितनी पहले कन्वर्ज हो गई। तो इसका करेक्शन क्या है कि हमने कॉन्केव लेंस पहन लिया, चश्मा पहन लिया, तो ये है आपका कॉन्केव लेंस। इसमें क्या होगा, लाइट आएगी ऑब्जेक्ट से, उसके बाद यहाँ कॉन्केव लेंस मिलेगा उसको। ठीक है, जैसी कॉन्केव लेंस पे आएगी तो उसके बाद कॉन्केव लेंस का काम क्या होता है, कॉन्केव लेंस जो होता है वो रेस को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज। तो ये बहुत, ये रेस को ऐसे डाइवर्ज कर देगा चारों तरफ, और डाइवर्ज करने के बाद फिर रेस जाएगी हमारे आई लेंस पे लगेगी, और आई हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस फिर उन सारी रेस को कन्वर्ज कर लेगा और वो एग्जैक्टली हमारे रेटिना वाले पार्ट पे इमेज बना देगी।
तो इस तरह से हम अपना मायोपिक डिसीज करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया इसका एग्जैक्टली उल्टा है, चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं ही पढ़ा देता हूँ। ये डायग्राम के थ्रू आप खुद करना उसको एक्सप्लेन, मतलब खुद देख लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल अपोजिट है, मायोपिया का एकदम अपोजिट है वो। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें दूर का ऑब्जेक्ट तो देख पाता है, पास का नहीं देख पाता। सारी चीजें उल्टी यूज होगी, यहाँ पर कॉन्केव लेंस यूज करते हैं तो वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, सब कुछ उल्टा। ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर की चीज देख पा रहे हैं, साइटेडनेस है। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर लंबी चीजें देख पा रहे हैं, लेकिन इट इज अ डिफेक्ट इन विच पर्सन कांट सी द नियर ऑब्जेक्ट, तो पास की चीजें नहीं देख सकते। तो यानी कि एग्जैक्टली ऊपर उल्टा हो गया मायोपिया का, ये है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। तो इसमें क्या है, सब कुछ उल्टा है। मायोपिया में क्या होता था, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती थी। तो इसमें रीजन ये है ऐसा होने का कि नियर ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते, कि फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज। कई बार डिफरेंस पूछ रहे थे पेपर में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और उसमें क्या था, उसमें जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी। इसमें आई बॉल एकदम शॉर्ट हो जाती है, आई बॉल बिकम टू शॉर्ट, ये कॉज है। आई बॉल्स बिकम टू शॉर्ट, एकदम छोटी हो जाती है। अच्छा, एक और चीज इसमें क्या है, इसमें उसमें इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनती है रेदर देन ऑन रेटिना, इसमें इमेज फॉर्म बियॉन्ड रेटिना, सब कुछ उल्टा। इमेज फॉर्म बियॉन्ड रेटिना मतलब रेटिना को से भी पीछे और आगे बनती है, मतलब उसमें तो पहले ही बन जाती है रेटिना से, इसमें रेटिना के बाद बनती है। इमेज फॉर्म बियॉन्ड रेटिना, तो एकदम उल्टा चल रहा है। तो इसका जो क्योर होगा, जो करेक्शन होगा, वो भी उल्टा ही होगा। क्या करेक्शन है, उसमें हम कॉन्केव लेंस यूज करते थे, और इसमें हम इसका करेक्शन कैसे करेंगे, हम इसको ठीक कैसे करेंगे, हम बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। और आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, वो होते हैं, क्या होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। वो रेस को कन्वर्ज करते हैं, तो कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्ज कर लेंगे, एकदम पास पास लेंगे, कन्वर्ज कर लेंगे, तभी तो हम नियर बाय ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। बेसिकली मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले वो प्रीवियस चैप्टर पढ़ना, लाइट वाला, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला, फिर आना है ह्यूमन आई वाले चैप्टर पे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लाइट जो होती है वो, सॉरी, जो लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं हम करेक्ट करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया को। और एक और चीज, हमारी आई में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यही है इसका, और इसको डायग्राम से आप खुद समझ लेना, कॉन्केव लेंस का मैंने आपको समझा दिया, और यही चीजें हैं इसमें। ठीक है। फोकल लेंथ सब कुछ उल्टा है मायोपिया का। अब एक और डिजीज है, एक और डिफेक्ट है जिसका नाम है प्रेस बायोपिया। उसमें क्या होता है, उसमें ना तो पास का ठीक से दिखता, ना दूर का, दोनों नहीं दिखते। तो क्या करोगे, सिंपल है, बाईफोकल लेंस यूज करेंगे, यही बता देता हूँ उसको भी, इतना क्या उसमें, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट ही बता देता हूँ थोड़ा सा लिख के। ये समझ आ गया ना, हाइपरमेट्रोपिया एग्जैक्टली अपोजिट है मायोपिया का, सब कुछ सारी चीजें। उसमें मायोपिया में फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है। उसमें आई बॉल आपकी इलोंगेट हो जाती है, इसमें आई बॉल शॉर्ट हो जाती है। उसमें जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनती है, इसमें बियॉन्ड रेटिना बनती है। उसमें कॉन्केव लेंस यूज करते हैं करेक्शन के लिए, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। उसके डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिए कैसे करेक्शन हो रहा है। इसका डायग्राम आप खुद देखो, खुद एनालाइज करो, खुद सोचो, मैं तो कह रहा हूँ कैसे बनेगा, यूज होगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेस बायोपिया, जो कि तीसरा आपका डिफेक्ट है। ठीक है। तो ये एक डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया, इस अ कॉम्बिनेशन, इसमें दोनों डिसीज होती है, जिसमें पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसका मतलब क्या है, मायोपिया में क्या होता है, दूर का नहीं देख पाता बंदा, तो इसमें दूर का डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी क्लियर नहीं दिख सकता, फार ऑब्जेक्ट भी नॉट क्लियर, और हाइपरमेट्रोपिया भी है, यानी कि नियर ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नॉट क्लियर, नियर ऑल्सो नॉट क्लियर, तो दोनों चीजें क्लियर नहीं है। तो कैसे डिफेक्ट, अब पहले इसका कॉज देख लो, कॉज क्या है, इसका रीजन है भाई, सबसे पहले तो रीजन ओल्ड एज में ये चीजें हो जाती है, ओल्ड एज में आपकी आंख कमजोर हो जाती है, तो एक नेचुरल चीज है, ये तो समझ आनी चाहिए। और ये होता क्या है, बायोलॉजिकली क्यों होता है, आपको मैंने ह्यूमन आई पढ़ाया था, और ह्यूमन आई में फोकल लेंथ को कौन मैनेज करता है, फोकल लेंथ को सिलेरी मसल्स करता है। तो इसमें क्या होता है, वीकनिंग, सिलेरी मसल जो है ना वो आपकी वीकनेस हो जाती है, वीकनेस इन सिलेरी मसल। सिलेरी मसल जो आपके लेंस का फोकल लेंथ या कर्वेचर को जो एडजस्ट करती है वो वीक हो जाती है, वीकनेस इन सिलेरी मसल्स, तो इसलिए होता है ये। और आई लेंस की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है,
आई लेंस इलास्टिसिटी डिक्रीजेस, और कह सकते हैं आई लेंस इलास्टिसिटी लॉस्ट। तो इसलिए ये होता है, ओल्ड एज में हो जाता है वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, जो कि लेंस को पकड़ के रखती है, वो कमजोर हो जाती है, तो इसलिए फोकल लेंथ वगैरह एडजस्ट नहीं हो पाता। तो दोनों चीजें हो जाती है आपको। इसका करेक्शन क्या है? सिंपल करेक्शन, इसमें हम एक तरह का लेंस यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों डिजीज है इसमें, पास की भी दूर की भी। तो इसमें हम बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। बाईफोकल, बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है टू, टू फोकल लेंस, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। और इसको हम और एक और नाम याद रख लो, इसको हम बोलते हैं वेरी फोकल लेंस। वेरी, वेरी मतलब वेरिएशन, वेरिएशन है ना इस लेंस में, एक तरीके का लेंस नहीं है ये, वेरिएशन, ये सब नाम याद होने चाहिए आपको, वेरिएशन। तो बाईफोकल लेंस या फिर वेरीफोकल लेंस एक ही बात है। इस तरीके की लेंस यूज करते हैं। इस लेंस में क्या होता है, इसमें मान लो ये लेंस है आपका, मान लो बस, तो इसमें जो अपर पार्ट होता है, ये अपर पार्ट है, ये कॉनकेव पार्ट होता है, कॉनकेव। और कॉनकेव का पार्ट कौन से डिसीज को हमारी क्योर करता था? मायोपिया को। और जो ये लोअर पार्ट है, ये कॉन्वेक्स पार्ट होता है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस कौन सी डिसीज को यूज करता था? हमारी हाइपरमेट्रोपिया। तो इस लेंस में दोनों प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो इसको करेक्शन करने का तरीका ये है कि वी यूज बाइफोकल लेंस, जिसमें अपर पार्ट जो होता है वो कॉन्केव लेंस का होता है और लोअर पार्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस का, और इस तरह से वो करेक्ट हो जाता है। आजकल तो ज़्यादातर लोगों को बाइफोकल लेंस ही दे रखे हैं, आंखें कमजोर हो चुकी है मोबाइल यूज कर करके। यार मेरे को भी डर लग रहा है, मेरी भी आंखों में आजकल थोड़ा दर्द रहता है। एनीवेज, तो ये हो गया आपका आई से रिलेटेड सारी चीजें खत्म हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, ओके गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म आप सबने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अपने स्कूल में या कहीं भी लैब वगैरह में देखा होगा, ऐसे मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। और अगर नहीं देखा तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है आप लोगों में। ठीक। द प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू लेटरल सर्फेसेस। ऐसा होता है ना प्रिज्म, वो तो 3D होता है, पर मैं ऐसा बना देता हूँ। चलो वाइट से बनाते हैं, रेज वगैरह बनाएंगे दूसरे कलर से। तो प्रिज्म ऐसा होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ये मान लो प्रिज्म है आपका, इसको नाम भी देता हूँ मैं ए, बी और सी। ठीक है, तो इट्स अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस मतलब ये ए बी और ए सी, ए बी और ए सी लेटरल सरफेस है ऑफ प्रिज्म। ये सब टर्मिनोलॉजी में बताता जाता हूँ ताकि कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज आते हैं, यार लेटरल सरफेस मतलब क्या है? अरे ये सरफेस है जहाँ से लाइट घुसेगी, लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक है कि रिफ्रैक्शन हमें बताना है प्रिज्म में कैसे होती है। तो देखिए, पहले तो एक चीज जो टर्मिनोलॉजी वो बता दूं कि प्रिज्म, हर प्रिज्म का एक एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि होता है ये वाला एंगल। तो इस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म है एंगल ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये लेटरल सरफेस है तो इसकी दो नॉर्मल लाइन होगी, ऐसे नॉर्मल लाइन एन, इसको नॉर्मल लाइन को एन पर नाम रख लो, एन और एन डैश। और ये एक दूसरी लेटरल, ये नॉर्मल लाइन, इसका नाम रख देते हैं मान लो एस और एस डैश। नॉर्मल लाइन है बस। तो होता क्या है, आपकी लाइट ऐसे गुजरी, ऐसे गई, इंसिडेंट रे ऐसे गई। मैं आपको समझा रहा हूँ बस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है क्या। ये प्रिज्म है, प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम है जिससे लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी जब लाइट उसके अंदर डालेंगे। तो सिंपल सी बात है। और इसमें ऐसे दो लेटरल सरफेस तो एटलीस्ट होते ही हैं, और रेक्टेंगुलर सरफेस भी होते हैं। आपको पता है प्रिज्म का फिगर कैसा होता है, लैब में जाकर देख लेना। ठीक है, तो ये दो लेटरल सरफेस हैं ए बी और ए सी। तो ऐसे लाइट गई है इंसिडेंट रे, ऐसे नॉर्मल सी जाती है ना, पता है ना, सब हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन कैसे होता है। मान लो ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, तो लाइट आती है फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वही तो है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, समझ रहे हो? तो ये आपकी नॉर्मल है, तो ये लाइट गई ऐसे, इंसिडेंट हुई। और इंसिडेंट होने के बाद, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक और चीज़ आपको बता दूँ। ये वाला पार्ट एयर है, तो एयर से ग्लास में जा रही है, तो एयर से लाइट जो होगी वो एयर से ग्लास में जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एयर जो है वो है रेरर मीडियम, रेरर। और ग्लास जो है आपका वो है डेंसर मीडियम। और हमेशा ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बताना शायद भूल गया था प्रीवियस चैप्टर में भी, कि जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम जाती है तो बैंड होती है
टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल लाइन की तरफ बैंड हो जाती है। और अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रखनी पड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, समझ गए। तो एयर हमारा रेयर मीडियम है, एयर से ग्लास में जाएगी लाइट, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, तो वही झुकाते हैं अब हम। तो ये आपकी एयर है जो कि एक रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी आपकी, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो जानी चाहिए टेक्निकली ऐसे सीधी जानी चाहिए, है ना, लेकिन ये झुक जाएगी और झुक के ऐसे इधर चली जाएगी। ये देख रहे हो ना, सीधी जानी चाहिए ना, ये लाइट यहाँ से गई इंसिडेंट रे, तो ऐसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्ट हो गई, और क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई दिक्कत। और ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ऐसे ही बनता था ना, ये लाइन होती थी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, तो वही तो बना है यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। अब हुआ क्या, इस लेटरल सरफेस अब ए बी से तो गुजर गई लाइट, अब यहाँ से गुजर गई, अब यहाँ से भी इस वाले ग्लास से बाहर निकल जाएगी, अब तो यहाँ तक पहुंची। अब ग्लास है आपका डेंसर मीडियम, अब ये डेंसर से बाहर जा रही है, यहाँ पर एयर ही है, तो डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल गई थी तो ऐसे गई, ऐसे गई यहाँ से, और उसके बाद नॉर्मल से अवे हो गई, तो अवे कैसे होगी, ऐसे, पिंक से बता रहा हूँ, ऐसे अवे हो गई। ठीक है, तो ये है बस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। लाइट ऐसे गई एक लेटरल सरफेस पे, और उसके बाद क्योंकि एयर जो है वो रेयर मीडियम है, रेयर से डेंसर गई तो नॉर्मल की तरफ झुक गई। फिर यहाँ दूसरे वाले लेटरल सरफेस से यानी ग्लास से एयर में गई तो ग्लास से डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ नॉर्मल से अवे हो गई। तो अगर इसी लाइन को वैसे टेक्निकली मैं देखूँ तो पीछे ऐसे एक्सटेंड करूँ, ये जो लाइन हमारी बाहर निकली है इसी को बोलते हैं इमरजेंट लाइन, जो बाहर निकलती है दूसरे वाले लेटरल सरफेस से, इसको हम बोलते हैं इमरजेंट लाइन। तो ये अगर इस इमरजेंट लाइन को मैं ऐसे पीछे एक्सटेंड करूँ, ये एक्सटेंड हो गई, और ये ग्रीन वाली भी जो इंसिडेंट रहेगी एक्सटेंड करूँ, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्या होता है एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे को एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। और ये एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंडेंट होता है, वो हम पढ़ेंगे भी एंगल ऑफ डिविएशन। तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ आ गया होगा। और हाँ एक चीज, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये यहाँ से जो बाहर निकली है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, ई, इमर्ज हो गई बाहर, इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट, ई फॉर, यहाँ लिख देता हूँ एंगल ऑफ इमरजेंट। तो यही है बस आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समझ आ गया, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ तो स्पीड में, ये आपका प्रिज्म है, ये लाइट गई ऐसे रेयर मीडियम यानी एयर से डेंसर मीडियम में, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की जो है वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, तो ऐसे बैंड हो गई, ऐसे जानी चाहिए थी सीधी पर ऐसे बैंड हो गई। फिर यहाँ पर आ गई, फिर दूसरे लेटरल सरफेस यानी एसी लेटरल सरफेस से बाहर निकल गई, और जो बाहर निकली है वो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है ई, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट। और ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए। और जो ये वाली लाइन इंसिडेंट रे, और ये जो इमरजेंट रे को जब हम पीछे बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये दोनों जो आपस में एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। तो हम एंगल ऑफ डिविएशन एक बार और देख लेते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म में इतना ही था, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिविएशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका एक फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन की आपके डेफिनेशन सामने लिखी है, इट इज द एंगल एट विच इमरजेंट रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड, अभी हमने देखा था प्रीवियसली, और इंसिडेंट रे व्हेन एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। और मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डिविएशन वो प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है, देख लो फॉर्मूला, ये है एंगल ऑफ डिविएशन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो डेफिनेशन ब्रो, इट इज द एंगल एट विच द इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे, तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। इंसिडेंट रे को जब हम एक्सटेंड करते हैं फॉरवर्ड, और इमरजेंट रे को जब हम एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड, तो वो जो एंगल बनता है दोनों के बीच में उसको ही कहते हैं हम एंगल ऑफ डिविएशन। ये देखो,
दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये बनाया ना हमने, इसमें दिख रहा है, इसमें देखो ये इंसिडेंट रे, ये इधर रिफ्रैक्ट हो गई, लेकिन आगे एक्सटेंड की मैंने, ये एक्सटेंड की, देखो येलो से कर रहा हूँ एक्सटेंड। सिमिलरली ये इमरजेंट रे, ये इधर इधर इमर्ज हो गई, बाहर निकल गई, फिर इसके बाद पीछे की तरफ मैंने एक्सटेंड की। तो ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में बन रहा है ना ये एंगल, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड किया, इमरजेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो हमारा ये एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये इस पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे। ठीक है, तो ये है एंगल ऑफ आपका डेविएशन। और इसका फॉर्मूला आप देख लो, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए बोल देगा, ये तीनों चीजें दे देगा, तो आप ये फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिस्पर्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन देख लो, डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या है? द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मान लो एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है आपका, ये आपका प्रिज्म विजुलाइज कर लो, एबीसी मैंने इसका नाम दे दिया, प्रिज्म है, ट्रायंगल नहीं है, कंफ्यूज हो, प्रिज्म है। तो इस पे ऐसे व्हाइट लाइट गई, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई। तो व्हाइट लाइट जैसी प्रिज्म में इंसिडेंट होगी, एक्सटेंड करो, फिर ये डिविएट हो गई, और डिविएट होके जो ये बाहर निकली तो 7 अलग अलग कलर में निकली, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। और इसी कलर को बोलते हैं विब ग्योर, ऐसे विब ग्योर, विब ग्योर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो कलर, जो नील का रंग होता है ना, हम कपड़े धोते हैं नील, उसको इंडिगो बोलते हैं। बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो ये विबग्योर कलर है। और ये देखो व्हाइट लाइट अंदर घुसी और सारी लाइटें स्प्लिट हो गई। तो व्हाइट, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। मतलब व्हाइट लाइट जब बनती है तो इसका मतलब उसमें सारे कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो डिस्पर्शन यही फिनोमिना है जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में घुसे और वो डिस्पर्स हो जाए। डिस्पर्स मतलब पूरी बिखर जाए, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए अपने सारे डिफरेंट कलर्स में। तो डिफरेंट कलर्स में फैल गई, और वो कलर्स में जो फैलती है उसको बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, ये है डिस्पर्शन। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि डिस्पर्शन क्यों होता है। डिस्पर्शन इसलिए होता है क्योंकि जैसे ये लाइट गई, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके सारे कलरों में बिखर गई, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब इसके अंदर कलर हैं, ये सब व्हाइट के अंदर ये सारे कलर होते हैं व्हाइट लाइट के अंदर, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन तो ये है, लेकिन ये जो डिविएशन हो रहा है इनके अलग अलग, ये डिपेंड करता है, ये जो डिविएशन हुआ, रेड इतनी डिविएट हुई, ऑरेंज इतना डिविएट हुआ, वाइट येलो इतना डिविएट हुआ, ये डिविएशन डिपेंड करता है इनकी वेवलेंथ पे। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ ये होता है, जैसे अगर व्हाइट लाइट आपकी एयर या फिर वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो सारी जितने भी कलर है उसमें वो एक ही स्पीड पे चलेंगे, सबकी स्पीड सेम हो। ये समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करेगी तो हर कलर अलग अलग स्पीड से बैंड होगा, हर कलर अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगा, और इसी चक्कर में जो उनकी जो बैंडिंग हो रही है वो अलग अलग हो रही है। जैसे रेड इतना बैंड हो रहा है, वो इतना बैंड हो, ऑरेंज इतना बैंड हो रहा है, येलो इतना बैंड हो रहा है, तो इसी वजह से डिस्पर्शन हो जाता है। इसी वजह से ये सारे अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। इंग्लिश का वर्ड है ना डिस्पर्स, यानी बिखर जाते हैं। तो सारे कलर ऐसे बिखर गए। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि स्पीड, हर कलर की जो स्पीड है ट्रैवल करने की, वो अलग अलग होती है इन डिफरेंट मीडियम्स। एयर और वैक्यूम में तो सारे एक जैसे ट्रैवल करते हैं, लेकिन अगर दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगे तो अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं। अब वेवलेंथ का एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी देख लो। ये है फॉर्मूला वेवलेंथ का। वेवलेंथ का एक फॉर्मूला क्या कह रहा है कि वेवलेंथ जो है वो वेलोसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर डिविएशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी डिविएशन कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी डिविएशन ज्यादा होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फॉर्मूला ये तो कह रहा है वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिविएशन के, और ये वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिविएशन के।
तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो डिविएशन कम होगी उस लाइट रे में, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो डिविएशन ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो आप, इसमें देखो, ये कहाँ पहुँच गया मैं, इसमें देखो, इसमें इसमें आप देख सकते हो क्लियरली कि जो रेड कलर है ये सबसे ऊपर कलर है विबग्योर में, ये सबसे कम डिविएट हुआ है। बाकी देखो ये विबग्योर वायलेट कलर कितना ज़्यादा डिविएट हो गया, यहाँ से आते होते यहाँ तक नीचे तक पहुँच गया है ना, यहाँ तक पहुँच गया। तो वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डिविएट हुआ है, तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम रही होगी, क्योंकि वेवलेंथ और डिविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेड कलर सबसे कम डिविएट हुआ है, यानी कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा रही होगी। ठीक है, डिविएट कम हुआ है तो वेवलेंथ ज़्यादा रही होगी, तो इसका मतलब इसकी स्पीड भी ज़्यादा रही होगी, क्योंकि वेवलेंथ और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेड की स्पीड ज़्यादा है और वायलेट की स्पीड कम है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं ये जो विबग्योर है तो कलर डिस्पर्स होते हैं लाइट में से, 7 रंग, ये रेनबो के कलर भी होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंग है ना, ये 7 रंग यही होते हैं रेनबो के। तो ये जो वॉयलेट है ये सबसे ज़्यादा डिविएट होता है, तो डिविएट सबसे ज़्यादा है नहीं, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और रेड सबसे कम डिविएट होता है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है यानी इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। तो रेड कलर की जो स्पीड होती है ट्रैवल करने की, स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बोल लो, स्पीड और वेलोसिटी बोल लो, वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है तो वो एकदम से तेज़ी से निकलता है, और डिविएट सबसे कम होता है, सबसे कम डिविएट होता है। तो इसी का एग्जांपल ये है कि रेड कलर सबसे कम डिविएट होता है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से हमें रेड कलर सबसे जल्दी दिखता है। अगर बहुत सारे एक दीवार पे बहुत सारे ये सातों रंग बना दिए गए ना, तो सबसे पहले हमारी आँख रेड कलर दिखेगी। क्यों रेड कलर दिखेगी? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और डिविएशन सबसे कम है। ठीक है, तो ये था डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट। क्या है डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट? दोबारा रिपीट करता हूँ, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। और एक और चीज बताऊँ, इसैक न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा आप सबने। इसैक न्यूटन, उसी ने ये सबसे पहले ये व्हाइट लाइट के थ्रू ऐसे 7 रंग निकाले थे, और इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो 7 कलर निकलते हैं ना, इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये इसैक न्यूटन ने सबसे पहले ऑब्टेन किया था, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी 7 रंग ऑफ लाइट, ये इसैक न्यूटन ने सबसे पहले ऑब्टेन किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ये क्या है देख लो, रिकॉम्बिनेशन सुनने और डरावना लगता है पर है नहीं, सुन लो। तो ये जो लिखा है मैंने रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ये कुछ नहीं है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, डिस्पर्शन क्या पढ़ा। डिस्पर्शन क्या कहता था, ये एक आपका प्रिज्म है, इसमें से व्हाइट लाइट जाती थी, ये है व्हाइट लाइट, सुनते जाओ, और ये रिफ्लेक्ट हुआ और बाहर निकल जाती थी 7 रंग की लाइट विबग्योर, 4 5 6 7, ठीक है, इसको ऐसे विजुलाइज कर लो, 7 रंग, और इसको हम बोलते थे स्पेक्ट्रम। ये होता था, ये हो गया हमारा डिस्पर्शन। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि अब ये अगर हम 2 प्रिज्म लगा दें बाजू बाजू में, तो वापस से व्हाइट लाइट भी ला सकते हैं। न्यूटन ने सबसे पहले हमें दिखाया था, न्यूटन, साइंटिस्ट न्यूटन, इसैक न्यूटन, उसने ही बताया था कि हम व्हाइट लाइट से डिस्पर्स तो कर सकते हैं 7 कलर में लाइट को, फिर 7 कलर से दोबारा व्हाइट लाइट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। देखो एक सेकेंड, ये डिस्पर्शन हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, ये 7 लाइट हो गई। ये प्रिज्म है आपका, प्रिज्म 1। उसके बाद आप एक और इन्वर्टेड प्रिज्म रखो एकदम पास में, ऐसे उल्टा, इन्वर्टेड प्रिज्म, उल्टा करके प्रिज्म। तो इसमें क्या होगा, ये जो 7 लाइट आपकी निकली ना, ये तो मैं ठीक से डायग्राम में दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये 7 लाइट अब आपकी वापस इसके अंदर जाएगी, प्रिज्म के अंदर, है ना, और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और एक ही लाइट निकलेगी, व्हाइट लाइट। ये तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। नहीं समझे? दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझो। ये एक प्रिज्म है, ऐसा ही दूसरा प्रिज्म रखो इन्वर्ट, उल्टा करके, ऐसे उल्टा करके कैसे रखोगे, ऐसे, ऐसे दोनों बाजू बाजू में। तो डिस्कशन तो ये कहता था कि भाई व्हाइट लाइट ऐसे जाती थी, और उसके बाद ये इसमें से ऐसे 7 रंग की लाइट निकल जाती थी, ऐसे, इसको 7 मान लो, ठीक है, 7, जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर उसी के बाजू में अगर हम एक और प्रिज्म रखें, प्रिज्म 1 और ये प्रिज्म 2,
इन्वर्टेड है तो इसलिए से ऊपर मैंने हैश लगा दिया शो करने के लिए कि इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये प्रिज्म 1 प्रिज्म 2, तो ये जो स्पेक्ट्रम निकला है ये वापस अब इस प्रिज्म में जाएगा, ये सारी सातों लाइट जाएगी और सातों लाइट जाके इससे जब बाहर निकलेगी रिफ्रैक्ट होके तो वो जो सिर्फ एक ही लाइट निकलेगी जो कि ओरिजिनल हमारी यहाँ पर वाइट थी वही वाइट लाइट आ जाएगी और इसी को बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। और ये सबसे पहले किसने शो किया है हमें, इसैक न्यूटन। बस इतना ही था रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। यहाँ पर डिस्पर्शन हुआ है और यहाँ से यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन नाम देख रहे हो ना, रिकम्बाइन हो गई वापस से, ये सातों में पहले बिखर गई। डिस्पर्स मतलब क्या होता है इंग्लिश में, बिखरना। तो यहाँ वाइट लाइट में से सारी कलर निकल गए और बिखर गई, उसके बाद फिर वो दूसरे प्रिज्म में गई जो इन्वर्टेड रखा था बाजू में और उसमें वापस से सारी लाइट ऐसे कंबाइन हो गई और वाइट लाइट एक इकलौती वाइट लाइट हमारी निकल गई। तो इसी को बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। इतना ही था इसमें टॉपिक में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, उसमें क्या क्या है, ठीक है। ये समझ आ गया ना आपको, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। पहले एक प्रिज्म रखा, उस पर डिस्पर्शन हुआ, व्हाइट लाइट अंदर घुसी, डिस्पर्स होके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में खुल गई, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और कलर वाइज विबग्योर बोलते हैं। फिर उसके बाजू में एक और इन्वर्टेड प्रिज्म रखा, तो उसने उसके अंदर वो सातों रेज गई, कॉन्स्टिट्यूएंट गई लाइट के, उसके बाद वो कंबाइन हो गई, रिकम्बाइन हो गई और फिर बाहर निकल गई व्हाइट लाइट। तो इसी प्रोसेस को पूरा बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। ये भी एक टॉपिक है छोटा सा, रेनबो फॉर्मेशन, ये भी देख लो कैसे होता है। ये भी रेनबो फॉर्मेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ dispersion of light and internal reflection, dispersion of light and internal reflection, रेनबो हैपेंस बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी समझाता हूँ। देखो रेनबो में भी 7 कलर दिखते हैं, स्पेक्ट्रम दिखता है, 7 कलर मतलब स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम दिखता है तो वो कैसे दिखता है, होता क्या है कि जब हमारी बारिश आती है तो एटमॉस्फेयर में कुछ ड्रॉपलेट्स होती है ना ऐसे छोटी छोटी, तो उस ड्रॉप सनलाइट होती है, मान लो ये ड्रॉपलेट है, ऐसी बहुत सारी ड्रॉपलेट्स है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उस जो सनलाइट से जो लाइट आ रही होती है, मान लो ये लाइट आई सनलाइट से, ठीक, वो सनलाइट से लाइट हुई, उसके बाद वो लाइट ऐसे, ये रेन ड्रॉप है बाय द वे, मैं बता रहा हूँ रेनबो कैसे बनता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट से और इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो रेन ड्रॉप है ये, तो पहले तो ये लाइट सनलाइट से, ये सूरज है आपका, ठीक है, सन है। हमेशा एक और चीज और ध्यान रखना, रेनबो या लिख देता हूँ, रेनबो ऑलवेज फॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फॉर्म, ऑलवेज फॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, ये हमेशा रहता है, रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कैसे बनता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो वो क्या होता है आप समझ लो भाई, ये एक रेन ड्रॉप है जो कि एटमॉस्फेयर में है आपकी, जब बारिश आएगी तो एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप्स आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा ना, तो इस सनलाइट से एक लाइट गई, उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन हो गया और रिफ्लेक्शन होके ये लाइट आपकी ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हो गया आपकी, रिफ्रैक्ट होके ये इसी ड्रॉपलेट के अंदर वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ तो रिफ्रैक्ट हुई क्योंकि बाहर से अंदर चली गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ड्रॉपलेट के अंदर चली गई, फिर यही ड्रॉपलेट के अंदर से यहाँ से बाहर नहीं निकली, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद जिसमें यहाँ से लाइटें बन गई बहुत सारी, यहाँ से वाइट लाइट गई, ठीक है, और ये 7 कलर की लाइट ड्रॉप में घुसी, और उसके बाद आपका यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ से बाहर निकली जब, तो दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई, और जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो हमारा वो स्पेक्ट्रम बन गया, स्पेक्ट्रम बन गया जिसको हम बोलते हैं कलर की भाषा में विबग्योर। तो देख लो एक बार यहाँ से वाइट लाइट जब अंदर घुसी ड्रॉप के अंदर, ये रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप के अंदर घुसी तो रिफ्लेक्ट हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, अंदर ये रिफ्लेक्ट हो गई, फिर उसके बाद फाइनली बाहर निकल गई और हमें यहाँ पर ऑब्जर्वर आई से हम इसको देख पाए, तो हमें 7 कलर दिख गए, स्पेक्ट्रम दिख गया, और उसी को बोलते हैं रेनबो। समझ गए थे, ऐसे बनता है रेनबो। दोबारा रिपीट करूँगा, समझ गए रेनबो कैसे बना, एक ये ड्रॉप है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये ड्रॉप है, सनलाइट आई,
रिफ्रैक्ट होके सात लाइट बन गई, उसके बाद ये इस रेन कोट के अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट हो गई, फिर उसके बाद फिर जब रिफ्लेक्ट हुई दोबारा तो वो सात कलर हमें दिख गए। तो एक बार तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट हुआ, एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर फाइनली एक बार रिफ्लेक्शन हुआ तो उससे हमारी रेनबो के स्पेक्ट्रम बन गया। तो रेनबो इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होता है। देखो भाई, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को समझने के लिए आप एक चीज समझो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो सेम तो है नहीं, एक जैसा तो है नहीं। जैसे हर हाइट पे चेंज होता रहता है, कहीं पर एटमॉस्फेयर यहाँ डेंस है, कहीं पर कम डेंस है, तो हाइट अल्टीट्यूड या हाइट के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। ऊपर जाएंगे तो कई बार हमें डेंसर मिलता है या रेयर मिलता है। तो एटमॉस्फेयर हमारा एक जैसा नहीं है अर्थ का। तो इसीलिए जब लाइट ट्रेवल कर रही होती है ये अलग अलग में, मान लो ये डेंसर है, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर रेयर है, फिर आओगे तो फिर से वहाँ पर डेंसर हो गया, मान लो फिर वापस रेयर हो गया। तो सेम जैसे एटमॉस्फेयर ऊपर ऊपर जाओगे आप एटमॉस्फेयर में, हमारे आसमान में जाते हैं तो एक जैसा थोड़ी ना रहता है सब कुछ। किसी एरिया में स्मोक है, पॉल्यूशन है, तो डेंस हो जाता है, कई बार रेयर हो जाता है। तो जब लाइट ट्रैवल करती है, यहाँ से लाइट ट्रैवल कर रही है तो डेंसर है, तो डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो कई बार नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, फिर रेयर से डेंसर में जाएगी इधर चली जाएगी, फिर डेंसर से रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। मतलब कहने का मतलब ऐसे लाइट रिफ्रैक्ट होती रहती है, और ये अलग अलग पॉइंट पे रिफ्रैक्शन जो होता है एटमॉस्फेयर में उसी को बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कह सकते हो आप एप्लीकेशन है, या इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो स्टार हैं वो ट्विंकल होते हुए दिखते हैं, चमचमाते हुए चमकते हुए दिखते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो अब समझ आता हूँ मैं आपको, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ गए। हमारे एटमॉस्फेयर में हर हाइट पे जैसे जैसे जाते हैं तो अलग अलग टाइप का लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स है ना, लेयर से बना हुआ है। कहीं वो डेंस है, कहीं रेयर है, कहीं डेंस है, कहीं रेयर है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसी वजह से अगर लाइट ट्रैवल करती है तो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती रहती है। ठीक है, डेंसर से रेयर जाते हैं तो लाइट नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्ट बेंड हो जाती है, रेयर से डेंसर जाते हैं, ये सॉरी डेंसर से अगर रेयर जाते हैं तो लाइट नॉर्मल से अवे हो जाती है, और रेयर से डेंसर जाते हैं तो नॉर्मल के पास चली जाती है। तो आपको बता चुका पहले। तो इसी तरीके के रिफ्लेक्शन को जो एटमॉस्फेयर में जो लेयर बनी हुई है उसी की वजह से बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब देखते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो कि होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी हमारा इट हैपेंस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब मैं समझाता हूँ कैसे। ठीक है, देखो इसको समझ लो। देखो, जब स्टार है, आपका कोई स्टार है, ठीक है, स्टार है, तो स्टार में से जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर। जब स्टार की लाइट हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, तो मैंने आपको बताया हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एक जैसा तो नहीं है, ऐसे लेयर्स में बटा हुआ है, कहीं पर वो डेंस है, कहीं पर रेयर है, कुछ भी है। तो मान लो ऐसे हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर से अलग अलग लेयर्स में है, ये डेंस है, फिर रेयर है, फिर मान लो थोड़ा कम डेंस है, फिर मान लो रेयर है। मतलब ऐसे अलग अलग हमारी लेयर्स बनी हुई है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो जब लाइट, ये लाइट जब ट्रेवल होती है, जो ये स्टार में से जो लाइट आ रही है, ये जब ट्रेवल होती है हमारे अर्थ में घुसती है, तो ये अलग अलग टाइप की रिफ्लेक्शन होती है। मान लो ये डेंसर है, तो डेंस से और ये रेयर है, तो अगर डेंस से रेयर में जाएगी तो वो, अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरह झुक जाएगी। फिर ऐसे अगर ये रेयर से डेंस में जाएगी तो रेयर है उससे डेंस में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, डेंस से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवेज हो जाएगी। मेरा बात कहने का समझ रहे हो? तो मतलब अलग अलग टाइप की रिफ्लेक्शन होती रहती है। उसकी वजह से हमें जो स्टार की जो लाइट है वो ऐसे कम, कभी कम दिखती है, कभी ज़्यादा दिखती है, कभी कम दिखती है, कभी ज़्यादा दिखती है, और उसी को हम बोलते हैं क्या? ट्विंकलिंग। उसी को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग। मान लो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर ऐसे अलग अलग लेयर्स में बना हुआ है। मान लो ये वाली लेयर डेंस है, ठीक है, और ये वाली लेयर रेयर है, फिर उसके बाद आपकी डेंस है। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं आपके एटमॉस्फेयर में कैसे कैसी लेयर्स बनी हुई है, कितना मीडियम रेयर है, डेंस है, कुछ नहीं पता।
तो जब ये लाइट अर्थ, ये जो स्टार की लाइट अंदर घुसती है, तो ये अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, कभी यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, कभी यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, कभी यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, कभी यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। तो अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है वो हमें कभी कम दिखेगी, कभी ज़्यादा दिखेगी, कभी कम दिखेगी, कभी ज़्यादा दिखेगी, जो लाइट आ रही है स्टार की। तो इसी वजह से हमें ट्विंकलिंग दिखती है, और यही कॉज है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। तो अगर कोई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है, तो आप कह सकते हो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये था आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और एक और चीज़ बताऊँ, जो स्टार की जो हाइट होती है ना, वो एक्चुअल हाइट से हमें हमेशा ज़्यादा दिखती है। मान लो एक्चुअल हाइट ये है, तो हमें स्टार यहाँ कहीं दिखेंगे। ये एक्चुअल हाइट है और ये अपरेंट हाइट है। वो भी इसलिए होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हमें ये लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होती है, तो हमें उसकी जो एक्चुअल हाइट है या एक्चुअल जो उसकी दूरी है, डिस्टेंस है, उससे हम ज़्यादा ही दूर दिखते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप समझा पाया होऊंगा मैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट आ रही होती है स्टार से, वो जब अर्थ एटमॉस्फेयर में घुसती है, बहुत से सुनो, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्टार की लाइट घुसती है, तो वो अलग अलग लेयर में, हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बटा हुआ है, कहीं डेंस है कहीं रेयर है, तो रिफ्रैक्ट होती रहती है अलग अलग तरीके से। वो जब रिफ्रैक्ट होती है तो उसकी जो लाइट है वो कभी कम आ रही होती है, कभी ज़्यादा आ रही होती है, कभी कैसे आ रही होती है। तो उस वजह से हमें उसकी जो लाइट है वो कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है, कंटिन्यूसली लगातार ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि अर्थ में आ रही है, और अर्थ की हर बहुत सारी लेयरों में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर है। तो वो जब लाइट आ रही है तो कभी कम ज़्यादा दिख रही है, कभी दिख रही नहीं है, कभी क्या हो रहा है, तो इसलिए हमें ट्विंकलिंग दिखता है, जगमगाती हुई दिखती है। ठीक है, ये है पूरा कॉन्सेप्ट आपका। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और पेपर में कई जगह पूछा गया है कि जब स्टार ट्विंकल करते हैं, हमें पता चल गया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से स्टार हमारे ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? प्लैनेट भी तो हमारा एक बॉडी है जो ऊपर है, और वो भी जब अर्थ एटमॉस्फेयर में उसकी लाइट आ रही होती है तो वो तो ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखते हमें। अब मैं बता दूं क्यों। सबसे पहला रीजन तो है कि स्टार जो प्लैनेट है वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, बिगर साइज देन स्टार। दूसरा, इट इज क्लोजर टू अर्थ देन स्टार्स, क्लोजर टू अर्थ। जो प्लैनेट होते हैं वो अर्थ से क्लोज होते हैं और बड़े साइज के होते हैं। और प्लैनेट को, जैसे ये एक स्टार है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो प्लैनेट को है ना, आप ऐसे मानो बहुत सारी सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट वन, उसका कॉम्बिनेशन मानो। प्लैनेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। मतलब एक ये लाइट का सोर्स है, एक लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स है। तो मतलब ऐसे समझो कि प्लैनेट एक बहुत सारी इंडिविजुअल पॉइंट साइज्ड सोर्सेज से बना हुआ है। तो जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, ये आपका अर्थ एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर में जब ये पूरा प्लैनेट घुसता है और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट साइज लाइट सोर्स हैं, जैसे मतलब समझ लो बहुत सारे स्टार टाइप चीज़ें हैं। जैसे स्टार एक सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसे ही पूरे प्लैनेट को एक सोर्स ऑफ लाइट बोलो, जो एक छोटे छोटे सोर्स ऑफ लाइटों से बना हुआ है। ये सोर्स ऑफ लाइट है, छोटे छोटे। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आसान भाषा में। तो प्लैनेट एक बहुत बड़ा है जो बहुत ही छोटे छोटे सोर्स ऑफ लाइटों से बना हुआ है, और ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो कि अलग अलग उसकी लेयर्स है, कोई डेंस है तो कोई क्या है। ठीक है, तो होता क्या है कि प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं होते, क्योंकि अब मान लो प्लैनेट से लाइट आ रही है, तो जब ये लाइट आती है तो हर सोर्स की अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है। इसका अलग रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, इसका अलग रिफ्लेक्शन हो रहा होगा हर पॉइंट पे, है ना, इसका अलग हो रहा होगा, क्योंकि प्लैनेट जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट से बना हुआ होगा, तो हर सोर्स ऑफ लाइट का अलग अलग रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। तो इस वजह से जब ये हमें हमारी आइज तक पहुंचता है, तो ये सारे रिफ्रैक्शन कैंसल आउट हो जाते हैं, नलीफाई हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, नलीफाई हो जाते हैं, और हमें फाइनली ट्विंकलिंग होते हुए नहीं दिखते प्लैनेट। बस यही है इसकी डेफिनेशन। अब कोई आपसे पूछे प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल होते, तो नंबर वन, एक तो प्लैनेट जो है वो अर्थ से क्लोज है, वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल साइज सोर्स ऑफ लाइट। तो एक प्लैनेट बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइटों का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने बताया पूरा प्लैनेट है तो इसमें बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट है, वन टू थ्री सब सोर्स ऑफ लाइट है। और हर सोर्स ऑफ लाइट जब एटमॉस्फेयर में घुस रहा होगा तो अपना अपना भी उनका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो इतने सारे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहे होंगे तो वो फाइनली नलीफाई हो जाते हैं, और नलीफाई हो जाते हैं तो हमें ट्विंकलिंग नहीं दिखता। तो यही रीज़न है कि हमें प्लैनेट ट्विंकल होते हुए नहीं दिखते, लेकिन स्टार हमें ट्विंकल होता हुआ दिखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, पहले तो आपको इंग्लिश वर्ड जो होता है, ये एक इंग्लिश का वर्ड है ना स्कैटर, तो स्कैटर का मतलब क्या होता है, बिखेरना। स्कैटर, हम कहते हैं ना यार आपका पूरा रूम स्कैटर हो रखा है, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग मतलब आसान भाषा में बोले तो बिखरना, बिखरना है। तो लाइट का जो बिखरना होता है वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है वो पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट गई, इंसिडेंट लाइट, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके हर डायरेक्शन में इसके स्पेक्ट्रम खुल रहे हैं, सब डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझा पाया क्या मैं आपको ये बात। स्कैटरिंग का मतलब ही एक इंग्लिश का वर्ड है, स्कैटरिंग मतलब बिखरना, तो लाइट का बिखरना, तो वही तो लिखा है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोबारा समझ लो लास्ट टाइम, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होके रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हुई सारी डायरेक्शन में, स्पेक्ट्रम होता है ना सारी डायरेक्शन में, तो इसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब नीचे क्या लिखा है मैंने वो पढ़ो, द द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, the color of scattering of light depend upon the size of scattering particle and wavelength of light। इसको देखो फॉर्मूले से समझ आएगा। मतलब द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो लाइट आपकी स्कैटर हो रखी है उसका जो कलर है वो डिपेंड करता है साइज क्या है उस पार्टिकल का और क्या वेवलेंथ है उसके पार्टिकल की। तो मान लो ये स्कैटरिंग है, समझ गए, तो जो लाइट स्कैटर हुई है उसका जो कलर होगा वो डिपेंड किन चीजों पे करेगा, दो चीजों पे करेगा, एक तो साइज क्या है पार्टिकल का और वेवलेंथ क्या है लाइट की। ठीक है, जो पार्टिकल मतलब जो लाइट का जो पार्टिकल है ना उसका साइज क्या है और लाइट की वेवलेंथ क्या है। तो अगर मैं स्कैटरिंग का फॉर्मूला लिखूं आपके सामने तो क्या होगा, स्कैटरिंग का फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर ऑफ 6 टू द पावर डायमीटर ऑफ पार्टिकल, जहां पर डी है डायमीटर ऑफ पार्टिकल। एक तो ये फॉर्मूला बोल सकते हो आप, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूला लिखा हुआ है अगर डायमीटर में दे रखा हो तो स्कैटरिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 6, जहां पर डी है डायमीटर ऑफ पार्टिकल। और दूसरा होता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की पावर 4। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली लिख के दिखाता हूँ। स्कैटरिंग तो आप समझ गए ना कि अगर कोई लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से टकरा के जब रिफ्लेक्ट होती है तो सारी डायरेक्शनों में जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो कलर है वो डिपेंड करता है एक तो जो पार्टिकल है लाइट का उसका साइज कितना है और लाइट की वेवलेंथ कितनी है, इन दो चीजों पे हम डिपेंड करता है कि स्कैटरिंग लाइट का कलर क्या होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम जरा आगे की बात। तो आप ये देख लो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी की पावर 6, जहाँ पर डी है डायमीटर ऑफ पार्टिकल, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की पावर 4, जहाँ पर लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक और चीज जानने वाली है, अगर पार्टिकल बहुत ही छोटा है, वेरी फाइन पार्टिकल जब होगा तो स्कैटरिंग लाइट का जो कलर होगा वो होगा ब्लू। स्कैटरिंग लाइट का जो कलर होगा वो होगा ब्लू। स्कैटरिंग लाइट कलर ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, इसलिए सब चीजें बताता जा रहा हूँ। ठीक है, और अगर पार्टिकल लार्जर होगा साइज में, तो लार्जर होगा साइज में तो रेड होगा स्कैटरिंग कलर का पार्ट, लाइट, स्कैटरिंग लाइट कलर होगा रेड, स्कैटरिंग लाइट कलर वुड बी रेड अगर पार्टिकल लार्जर होगा। और अगर पार्टिकल बहुत बड़ा हुआ, द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ, इफ पार्टिकल इज लार्ज इनफ तो हम स्कैटरिंग लाइट वाइट भी देख सकते हैं। देन वी कैन सी
वाइट कलर स्कैटरिंग लाइट। वाइट कलर स्कैटरिंग लाइट भी देख सकते हैं अगर पार्टिकल रियली लार्ज इनफ हो। स्कैटरिंग लाइट, ठीक है। तो ये है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी मैंने आपको जब मैं ये पढ़ा रहा था रिफ्रैक्शन वगैरह, डिस्पर्शन वगैरह, तो डिस्पर्शन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वेवलेंथ और डिविएशन के बारे में और वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि वेवलेंथ जो होती है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बताया था ना डिस्पर्शन में। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? डिविएशन के। ये होता था डिविएशन के। और विबग्योर होता था स्पेक्ट्रम में कलर, विबग्योर। विबग्योर। तो जो रेड लाइट होती है, जो रेड वाले कलर होता है, वो सबसे कम डिविएट होती है। तो डिविएट होती है यानी इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसी तरह से जब लार्जर साइज पार्टिकल होता है तो रेड कलर निकलता है, यानी कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। मैं आपको कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ, वो जो हमने डिस्पर्शन में वेवलेंथ की जो हमने ये रिलेशन सीखे थे कि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिविएशन। तो रेड कलर सबसे कम डिविएट होता है, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ, जब उसकी डिविएट कम होता है, सबसे कम होता है और स्पीड ज्यादा होती है, तो डिविएट जब कम होगा यानी कि वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा होती है। और वॉयलेट कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा डिविएट होता है, तो ये डिविएट ज्यादा होता है तो यानी कि वेवलेंथ कम होती है। और रेड कलर डिविएट कम होता है यानी वेवलेंथ ज्यादा होती है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो उल्टा चलता है। तो स्कैटरिंग के कुछ रिलेशन है, एक तो डायमीटर ऑफ पार्टिकल से और एक वेवलेंथ ऑफ लाइट से। और ये आप याद रखना कि अगर वेरी फाइन पार्टिकल हो तो ब्लू कलर की लाइट स्कैटर होगी, लार्ज पार्टिकल हो तो रेड कलर की लाइट स्कैटर होगी, और अगर पार्टिकल इज लार्ज इनफ तो व्हाइट कलर की स्कैटरिंग लाइट भी वी कैन सी, ठीक है। अब इसके कुछ स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे कुछ फिनोमिना बेस्ड है, वो देख लेते हैं कौन कौन से फिनोमिना स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड है, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हमारा पढ़ रहे हैं हम टिंडल इफेक्ट। तो ये तो आपको पता ही है, इट इज अ फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट इज अ फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो मैं आपको भी समझा ही चुका हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये तो पता है कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेसिस है ये फिनोमिनन, पर होता क्या है? देखो, जब लाइट स्मॉल पार्टिकल से टकराती है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट फाइन पार्टिकल्स है, मान लो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारा एटमॉस्फेयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब अनइवन मिक्सचर है, स्मोक, वाटर ड्रॉपलेट्स, समझ रहे हो, है ना, एयर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चीजें, डस्ट, इन सब चीजों के फाइन फाइन पार्टिकल ऐसे एयर में हमारे एटमॉस्फेयर में है, बहुत छोटे छोटे छोटे। तो जब लाइट आती है और इन छोटे छोटे पार्टिकलों से टकराती है ना, छोटे छोटे पार्टिकलों से जब टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, छोटे छोटे पार्टिकलों से, छोटे छोटे पार्टिकलों से, तो हमें ये छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं, लाइट के थ्रू हमें ये पार्टिकल दिखने लग जाते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जब वो फाइन पार्टिकल दिखने लग जाए। और पार्टिकल, अभी मैंने जैसे प्रीवियसली बताया कि जब पार्टिकल बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं तो हमें ब्लू कलर के लाइट दिखती है, जिसकी वेवलेंथ बहुत ही लो होती है, वेवलेंथ लो होती है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि वेवलेंथ लो होती है? आपने देखा है ना, विबग्योर स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं? विबग्योर, जिसमें जो रेड होता है, ये वाला जो कलर होता है, इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है, इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है, और वॉयलेट की वेवलेंथ लोएस्ट होती है। तो इसमें हमें ये ब्लू कलर दिखता है, जो कि ऑलमोस्ट लो वाली रेंज में ही आ रहा है, क्योंकि आर सबसे बड़ा है तो ये यहाँ घटती भी जा रही है, तो ब्लू कलर दिखता है जो फाइन पार्टिकल्स है। तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली ये है कि जब बहुत ही फाइन पार्टिकल से लाइट टकराती है, टकरा के जब रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें वो पार्टिकल दिखने लग जाता है लाइट के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ जो हर बच्चे ने दुनिया में देखा हुआ है। देखो, अभी मैं समझाता हूँ। आपने देखा होगा आपके घर में ऐसी खिड़की होती है, खिड़की, खिड़की होती है ना, कई बार आपने देखा होगा खिड़की में से ऐसे एक लाइट की ऐसे रेज आ रही होती है। कभी देखा होगा जब सुबह सुबह धूप में, या कभी कभी भी देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा आपने कि लाइट की ऐसे रेज आ रही होती है खिड़की में से ना, ये रेज, और उस रेज में आपने हमेशा, आई एम 100% श्योर, ऐसे डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे देखे होंगे। विजुलाइज करो, एक खिड़की में से ऐसे लाइट की ऐसे बीम ऑफ लाइट रे आ रही होती है ना, बीम ऑफ लाइट रे आती नहीं, विजुलाइज करो यार, सबने देखा होगा लाइफ में।
तो हमें डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, हमें डस्ट दिख रही होती है उस लाइट के बीम में, वो तो वो इसी प्रोसेस से होता है, वो टिंडल इफेक्ट ही है, क्योंकि जो लाइट है वो इन डस्ट पार्टिकलों से रिफ्लेक्ट होते हुए जा रही है, तो हमें डस्ट पार्टिकल दिखने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कोलॉइडल मतलब वेरी फाइन, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो बाय द कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो इसका एग्जांपल मैंने समझा दिया, ये आई थिंक दुनिया में हर बच्चे ने विजुलाइज किया होगा। अरे यार देखो ना, अभी भी नहीं विजुलाइज किया क्या? एक खिड़की होती है, आपने घर में खिड़की देखी होगी, स्कूल क्लासरूम की खिड़की देखी होगी, कुछ तो देखा होगा, या एलियन हो तुम लोग? ठीक है, तो उसमें से ऐसे खिड़की में से हर बंदे ने लाइफ में देखा होगा, ऐसे बीम ऑफ लाइट के बार आ रही होती है सुबह सुबह, जब रोशनी पड़ती है सूरज की, तो ऐसे लाइट आ रही होती है, और उस लाइट में 100% हमें ऐसे पार्टिकल्स दिख जाते हैं, ऐसे उड़ते हुए, ऐसे 100% दिखते हैं। तो ये पार्टिकल जो हमें दिख रहे होते हैं ना, टिंडल इफेक्ट की वजह से ही दिख रहे होते हैं। क्यों दिखते हैं ये पार्टिकल? जैसे कि मैंने बताया कि जब लाइट इन छोटे छोटे पार्टिकलों से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, इनकी वेवलेंथ जो होती है ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इसलिए इसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से, मतलब विजिबल लाइट से बहुत ही कम होती है, उस वाली रेंज में होती है। पर आसान भाषा में समझे, टिंडल इफेक्ट क्या है कि जब लाइट स्मॉल पार्टिकल या कोलोइडल पार्टिकल से टकराती है, तो हमें वो स्मॉल पार्टिकल टकरा के जब रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो हमें वो लाइट फाइन पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और इसी का एक और मैं आपको एक्सटेंशन बताता हूँ, जो हमें स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, ये क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछ लेते हैं, ये भी बता देता हूँ। ये भी एक तरह से टिंडल इफेक्ट ही है। ये लास्ट टॉपिक है आपका कि वाई स्काई कलर इज ब्लू, ये भी सेम चीज है, इसीलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। तो हमें पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, स्मॉल पार्टिकल, स्मोक का, डस्ट का, वाटर ड्रॉपलेट्स का, है ना, ये सब चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे मिक्स है, ऐसे छोटे छोटे हेट्रोजीनियस, मतलब पूरी अच्छी तरीके से इवनली मिक्सड नहीं है, ये सब पार्टिकल है। और इनकी जो वेवलेंथ होती है स्मॉल पार्टिकल की, ये विजिबल लाइट से भी कम होती है। और मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि अगर पार्टिकल वेरी फाइन होता है, अभी प्रीवियसली बताया था ना जब मैं स्कैटरिंग पढ़ा था, कि वेरी फाइन पार्टिकल में हमें स्कैटरिंग लाइट ब्लू कलर की दिखती है। तो ये पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनसे जब लाइट टकराती है और टकरा के जब ऐसे रिफ्लेक्ट होती है अलग अलग जगह, मतलब इससे टकराई फिर रिफ्लेक्ट हुई, इससे टकराई रिफ्लेक्ट हुई, मतलब जो भी स्कैटरिंग का प्रोसेस हो रहा होता है छोटे छोटे पार्टिकलों से टकरा के, तो वो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं तो हमें ब्लू कलर दिखता है। और इसी रीजन से हमें पूरा स्काई का कलर भी ब्लू दिखता है, ना कि रेड, क्योंकि रेड जो होता है वो लार्ज पार्टिकल्स अगर हो उससे टकराएगी लाइट, तब दिखेंगे जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और हम विबग्योर से जानते ही हैं, विबग्योर से जानते हैं कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि डिविएट बहुत कम होता है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट किया करो। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट, आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है, स्कैटरिंग, टिंडल सब हो चुका है। इस वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार ही देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे घुसेड़ दिए मैंने, एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है ना। तो ऊपर पढ़ा है, सब कुछ है, और अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, तो आप आराम से देखो, और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके पास। एग्जाम से पहले भी अगर ये 1-1.5 घंटे की वीडियो आप देख लोगे तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। और अब करेंगे हम, क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखना, अगर ये चैप्टर पढ़ के आप क्वेश्चन करोगे ना, तो 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो ही जाएंगे, रुकोगे नहीं कहीं भी, ठीक है। और एक और बात, उन बच्चों के लिए तालियां जो ये वीडियो पूरी देख रहे हैं एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ, उनकी डेडिकेशन बहुत अच्छी है, लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो तुम लोग। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ऐसे ही करते रहो, पढ़ते रहो, और चैनल पे देखते रहो, सारी चीज़ें आती रहेगी, पूरी मैथ्स और साइंस तो अच्छे से हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। आगे और भी सब्जेक्ट कराएंगे, थोड़ा चैनल ग्रो हो जाए तब। तो सब्सक्राइब भी कर लो, चैनल ग्रो से याद है मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके क्वेश्चन वोश्चन करेंगे प्रैक्टिस, और किसी बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो, मुझे वो बच्चे बहुत पसंद है जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।